ओके, अब देखो, इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि हमें इम्पैक्ट शो करो। गुरमान स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख। तो बेसिकली वो अकाउंटिंग इक्वेशन बनाने के लिए बोल रहा है, और इस अकाउंटिंग इक्वेशन को हम कैसे बनाएंगे जरा देखो। गुरमान स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹1 लाख। ठीक है, इसमें एक अकाउंटिंग इक्वेशन बनाएंगे हम, कैपिटल प्लस लायबिलिटी। उसमें इस इंफॉर्मेशन में हमें दो चीजें आइडेंटिफाई की है। पैसों का लेन देन है इसलिए कैश आएगा, और ऑनर से लेन देन है इसलिए कैपिटल आएगा। फिर देखो, कैश जो है वो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज? इंक्रीज हो रहा है। लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, दोनों इंक्रीज हो रहे हैं। कैश असेट साइड लिख देंगे, कैपिटल इलोबरेट करके लिख देंगे। लायबिलिटी पे तो कोई असर ही नहीं गया। 1 लाख रुपए का कैश आया और 1 लाख रुपए की कैपिटल आई। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ। अब जरा दूसरी इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं। दूसरी इंफॉर्मेशन क्या है, देखो ध्यान से, ये रहा। परचेज्ड गुड्स इन कैश ₹50,000। ध्यान से सुनना क्या कर रहा हूं मैं, वो वैसा ही आंसर एक्सपेक्ट करूंगा। परचेज्ड गुड्स, जब भी गुड्स परचेज होंगे या गुड्स सेल होंगे तो स्टॉक में इंपैक्ट जाएगा। कुछ और परचेज होगा तो वो स्टॉक नहीं है। फर्नीचर परचेज इज फर्नीचर, बट गुड्स परचेज इज स्टॉक। स्टॉक को ये इंक्रीज कर देगा। जब भी गुड्स का बात होगी तो स्टॉक की बात होगी। ठीक है, तो गुड्स परचेज किए हैं तो स्टॉक इंक्रीज है। कैश में खरीदा है, ये दूसरी इंफॉर्मेशन है, मतलब मेरे पास से कैश गया है। तो दो नाम आ गए, स्टॉक और कैश। इसमें यही इंपैक्ट हो रहा है, स्टॉक और कैश। तो देखो हम इसे कैसे डील करेंगे। अगेन, अगर मैं इस बात की इक्वेशन अलग से बना दूं, वो आंसर अलग तरीके से लिखा है, मैं बताऊंगा वो कैसे आएगा, बट अभी समझने के लिए कर रहे हैं। एक है स्टॉक, दूसरा है कैश। अब बताओ, क्या गुड्स परचेज करने से स्टॉक बढ़ेगा? यस। पर पैसे देने से स्टॉक कम हो जाएगा, सॉरी कैश कम हो जाएगा। तो स्टॉक और कैश दोनों कौन सी कैटेगरी के हैं? असेट। कैपिटल और लाइबिलिटी पे तो कोई असर आएगा ही नहीं। कितने रुपए का हिसाब है? 50,000 का कैश कम कैसे लिखते हैं? ब्रैकेट में। स्टॉक इंक्रीज कैसे लिखते हैं? पॉजिटिव। और यहां पे जीरो और जीरो। क्या ये इक्वेशन अभी भी टैली है? तो इस ट्रांजेक्शन से भी अकाउंटिंग इक्वेशन पे क्या इंपैक्ट है? न्यूट्रल। ठीक है, एलोबरेट कर दिया कि क्या क्या होगा, बट न्यूट्रलिटी मेंटेन्ड है। अगले केस पे चलते हैं। अगला केस क्या कहता है? अगला केस कहता है परचेज फर्नीचर फ्रॉम मेसर्स स्मार्ट फर्नीचर 20,000 ऑन क्रेडिट। हमने फर्नीचर परचेज किया है, क्या ये गुड्स परचेज है? नहीं। तो क्या ये स्टॉक पे इंपैक्ट डालेगा? नहीं। केवल गुड्स से हमारा स्टॉक बढ़ता और कम होता है। फर्नीचर खरीदा है, ये हमारी सीधी दूसरी एसेट है। फर्नीचर, स्टॉक भी एसेट ही होती है, पर ये दूसरी एसेट है, इसका नाम फर्नीचर ही रखना पड़ेगा। व्हीकल खरीदते व्हीकल रखना पड़ता, प्लांट एंड मशीनरी खरीदते प्लांट एंड मशीनरी रखना। गुड्स खरीदते हैं तो स्टॉक में इंपैक्ट आता है। तो फर्नीचर परचेस किया है तो फर्नीचर अकाउंट एक आएगा। दूसरी बात, ये फर्नीचर हमने खरीदा है मैसर स्मार्ट फर्नीचर से, मतलब जिससे खरीदा है उस व्यक्ति का नाम दिया है। ये काम आसान हो जाता है, क्रेडिटर है बिल्कुल। उधारी पे लिया है तो क्रेडिटर लिखने की जरूरत नहीं है। अब हम क्या लिख सकते हैं? स्मार्ट फर्नीचर का नाम लिख सकते हैं। अगर ये नाम नहीं होता तो मैं इसे क्या लिखता? क्रेडिटर। लाइबिलिटी की फील है ना। फर्नीचर खरीदा, उधार पे खरीदा, फर्नीचर तो आ गया, असेट तो आ गई कंट्रोल में, लेकिन उधारी हो गई, लाइबिलिटी भी आ गई। या तो ये लाइबिलिटी का नाम क्रेडिटर होता, लेकिन क्योंकि उसने मुझे नाम दे दिया है
अगर नाम दे दिया है तो अब मैं क्रेडिटर नाम नहीं लिखूंगा, अब मैं इसका नाम ही लिख लूंगा। और ये अमाउंट कितने का है? 20,000 रुपए का। तो अकाउंटिंग का सिस्टम सीखो बार बार। अब मुझे इसे रिकॉर्ड करना है, मतलब अभी तो रिकॉर्ड नहीं कर रहे, बट ठीक है, इसे मुझे अकाउंट में लेना है। तो मैं इसको कैसे सोचूंगा? अकाउंटिंग इक्वेशन, असेट इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। लेकिन पहले तो मुझे आइडेंटिफाई करना पड़ते कौन से नाम मैं यूज करूं। तो एक तो यूज होगा क्या? फर्नीचर। अभी हमें डिसाइड करके आए ना, फर्नीचर यूज होगा। और एक नाम यूज होगा क्या? स्मार्ट, सम्राट, जो भी है नाम उसका, मैसर्स सम्राट। ये दो नाम यूज होंगे। ये असेट है, क्या ये भी असेट है? फर्नीचर तो असेट। मैसर्स सम्राट कौन है? क्रेडिटर, तो ये लायबिलिटी है। क्या ये ऑनर की लायबिलिटी है? तो ये कौन सी लायबिलिटी है? अदर। तो फर्नीचर तो लिख लेंगे किसके नीचे? दो चीजें हिट हो रही है, इंक्रीज डिक्रीज अभी देखते हैं। और इधर आएगा मैसर्स सम्राट, कैपिटल में कुछ नहीं आएगा। तो फर्नीचर कितने का लिया? 20,000 का। क्या ये बड़ा है हमारे पास या कम हुआ है? बड़ा है, तो प्लस। और सम्राट नाम की लाइबिलिटी बड़ी है कि कम हुई है? ये भी प्लस। ऑनर के साथ कोई लेन देन हुआ ही नहीं, इक्वेशन मैच है। क्या ये बात समझ में आ रही है? एक और कहानी देखते हैं, आराम से देखते जाओ और समझते जाओ। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 25,000, 35,000 अगेंस्ट कैश। कहानी को समझो क्या हुआ है। गुड्स बेचा है जिसकी कॉस्ट 25,000 थी और बेचा 35,000 में। कहानी समझ रहे हो? एक गुड्स बेच दिया जिसकी कॉस्ट 25 है और प्राइस हमें मिली है कितनी? 35। 10,000 का क्या हुआ है? प्रॉफिट। ये दिमाग में आ गई बात? अब देखो इसको कैसे डील करेंगे ट्रांजैक्शन में। गुड्स बेचा है या खरीदा है, मैं बार बार बोल रहा हूं, गुड्स बेचा है या खरीदा है। जो जो अकाउंट हम यूज करेंगे, जो हेडिंग हम यूज करेंगे, वो क्या होगी? स्टॉक। गुड्स खरीदा होता है तो बढ़ जाता है, बेचा है तो कम हो जाएगा। जो उसकी वैल्यू थी उतने से ही तो बढ़ेगा और कम होगा। गुड्स की वैल्यू 25,000 थी या 35,000 थी? 25,000। तो स्टॉक तो कम हो जाएगा कितने से? 25,000 से। दूसरा, पैसा आया या गया है क्या? हाँ। जब भी पैसा आएगा जाएगा तो कौन सा यूज होगा हेडिंग? कैश अकाउंट। अब ये कैश का क्या होगा सर? कैश आया है तो बढ़ जाएगा। अब मुझे बताओ पैसे कितने मिले? 25,000 का गुड्स बेचा, पैसे कितने मिले? 35,000। तो ये तो बढ़ जाएगा 35,000 से। और हमने एक और चीज रिकॉग्नाइज कर ली है कि इसमें प्रॉफिट हो रहा है कितने का? 10,000। अब इसे अकाउंटिंग इक्वेशन में ले जाना है। तो तुम समझो, प्रॉफिट हो या लॉस हो, इसकी भी एक प्लेस है ना। ये ऑनर को बिलोंग करता है, ऑनर को बिलोंग करता है तो ये कैपिटल में चला जाएगा। हमारे पास अगर प्रॉफिट आया तो हमारी लायबिलिटी कम हो जाएगी या बढ़ जाएगी? बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि ये पैसे मुझे देना है। किसको? ऑनर को। मेरा कुछ भी नहीं है, तो लायबिलिटी बढ़ जाएगी। कैपिटल में ऐड हो जाना चाहिए। हम कहेंगे ऑनर के हमारे पास 1,00,000 रुपए थे, आज हमने प्रॉफिट कमाया, तो अब ऑनर के कितने पैसे हुए? 90,000 या 1,10,000? बढ़ा दिए ना। ऐसे ही तो होगा। तुम्हारा बिजनेस हो और बिजनेस प्रॉफिट करे, तो तुम्हारे पास अगर 1,00,000 रुपए तुमने बिजनेस में लगा रखे थे, 10,000 का प्रॉफिट हुआ, तो अब तुम यही बोलोगे ना मेरे बिजनेस में अब 1,10,000 होने चाहिए। अब इसको जरा देखो कैसे लिख देंगे। असेट इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। तो इसमें कौन कौन से नाम आ गए? एक तो आ गया स्टॉक, वो असेट को बिलोंग करता है। एक आ गया कैश, वो भी असेट को बिलोंग करता है। और कैपिटल का स्पेशल नेम की जरूरत ही नहीं है, ऑनर के नाम का कैपिटल। और कोई उधारी तो है नहीं, लाइबिलिटी में तो जीरो ही जाना है। स्टॉक बढ़ा है या कम हुआ है? कम हुआ है। देखो कम होने को हम नेगेटिव कर लेंगे, पर वो 25,000 से ही कम होगा क्योंकि उसकी वर्थ उतनी थी।
वो तो हमने बेचा महंगा है। पैसे आए हैं 35,000, और प्रॉफिट हुआ है जो ऑनर की हमारी लाइबिलिटी को बढ़ा देगा, कैपिटल को बढ़ा देगा। कैपिटल बढ़ा देगा तो 10,000 पॉजिटिव ही है। क्या ये अभी भी इक्वेशन मैच है? चेक कर लो। तो ट्रांजैक्शन चाहे जैसा हो, न्यूट्रलिटी हमेशा मेंटेन करके ही करोगे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड। कोई डाउट है इसमें? आगे देखते हैं और एक कहानी समझते हैं। मैसर्स सम्राट फर्नीचर वॉज पेड इन कैश। ऊपर देखो ये उधारी बनी थी ना, थर्ड पॉइंट पे 20,000 रुपए की उधारी बनाई थी। तो जो उधारी बनाई थी उसी को आज हम क्या कर रहे हैं? पे कर रहे हैं। जिस दिन तुम उधारी पे करोगे, उधारी बचेगी क्या? खत्म हो जाएगी। वो लाइबिलिटी खत्म हो जाएगी और इधर से असेट खत्म हो जाएगी। कैश दे दिया ना, ये मैचिंग चलेगी ना। लाइबिलिटी बढ़ी है तो असेट को बढ़ना पड़ेगा या कोई और लाइबिलिटी को बढ़ना पड़ेगा। अगर लाइबिलिटी कम हुई है तो असेट को कम होना पड़ेगा, नहीं तो किसी और लाइबिलिटी को कम होना पड़ेगा। कुछ ना कुछ तो बढ़ करना पड़ेगा ना, तभी तो मैचिंग चलेगी। लाइबिलिटी कम हुई है तो दूसरी लाइबिलिटी बढ़ रही होगी, या तो कोई असेट कम हो रही होगी, दूसरी साइड पे कम हो रहा होगा। तो लेट्स सी, 20,000 रुपए की उधारी चुका रहे हैं हम, तो क्या क्या इंपैक्ट आएगा सोचो। पैसों का आना जाना हो रहा है क्या? हाँ, पैसों का आना जाना होता है तो कौन सा अकाउंट आता है? कैश। और उधारी चुका रहे हो, वो उधारी किस नाम पे लिख रखी है? हाँ, मैसर्स सम्राट के नाम पे लिख रखी है, वो ही कम हो जाएगा। तो दो नाम यूज होंगे बस। असेट इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी में एक कैश पे इंपैक्ट आएगा और एक मैसर्स सम्राट पे इंपैक्ट आएगा। कैपिटल पे तो कोई इंपैक्ट आएगा नहीं, पर लिख लिया है उसको प्रेजेंट करने के लिए। कैश कम हो गया, पैसे दिए ना, और लाइबिलिटी भी कम हो गई क्योंकि उसकी उधारी चुका दी है। ये जीरो हो गया। ये अभी भी मैच है। समझ आया? अब देखो, इसका प्रेजेंटेशन ऐसे नहीं होता है, लेकिन ये सिर्फ समझने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने अलग अलग करके दिखाया। ये तो सीक्वेंस है, पहला एक इवेंट हुआ, फिर दूसरा हुआ, फिर तीसरा हुआ। तो अकाउंटिंग ऐसे अलग अलग करके थोड़ी होगी, एक इवेंट के बाद दूसरे इवेंट का इंपैक्ट, फिर तीसरे का। तो वो कैसे दिखता है, वो यहां लिखा है ऐसा। ठीक है, पर ये बहुत अच्छा तरीके का प्रेजेंटेशन नहीं है, और ऐसा प्रेजेंटेशन स्कूल में कराएंगे भी नहीं। प्रेजेंटेशन शुरू होगा तुम्हारे क्वेश्चन नंबर 2 से। देखो अलग हो गया ना, यहाँ डिटेल आई है देखो। ऊपर क्या कर रखा था उसने? कैश हो, कोई सी भी एसेट हो, सब एक ही जगह डाल दिया। जबकि हम तो अभी अलग अलग करके आइडेंटिफाई करना सीख गए। अब क्या होता है, ऐसे सीधे ये फॉर्मेट बन नहीं सकता जब तक हम पूरा क्वेश्चन पढ़ ना लें। क्यों नहीं बन सकता सर? हमें क्या पता ये 4 ट्रांजेक्शन में कितनी बार कैश आया है, कौन सा स्टॉक आया है, कौन सी चीजें आई हैं। जगह कम पड़ेगी ना, बाद में हम नया ऐड कैसे करेंगे? हमें पहले से पता होना चाहिए असेट में कितने आइटम आ रहे हैं और लाइबिलिटी में कितने आइटम आ रहे हैं, तो अपन एक बार में लिख लेंगे, ताकि बाद में जब वो आएगा तब आ जाएगा, जब हटेगा तब हट जाएगा। तुम्हें प्रॉब्लम समझ में आ रही है? ऐसे क्वेश्चन को हमें पहले पूरा पढ़ के आइडेंटिफाई करना पड़ता है, कितने नाम असेट के और कितने नाम लाइबिलिटी। तो ऐसा रफ में अपन काम कर लेते हैं, एक असेट और एक लाइबिलिटी। इसके नीचे लिखते जाऊंगा जितनी बार असेट आएगी। चलो पहले क्वेश्चन में पढ़ के पढ़ो कौन कौन सी असेट आ रही है। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, असेट और लाइबिलिटी आइडेंटिफाई करो कौन कौन सी आ रही है। एक जगह तो असेट आएगी, उसका नाम होगा कैश। और अरे नहीं, पहले वाले में लाइबिलिटी भी तो आइडेंटिफाई करो। कैपिटल, कैश और कैपिटल दो चीजें आएंगी ना। तो ये दो चीज लिख ली मैंने रफ में, अभी क्वेश्चन नहीं करना शुरू किया है, रफ लिखा है। आगे चलो, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स 18,000। चलो आइडेंटिफाई करो क्या क्या आना चाहिए। ठीक है, हाँ क्या नाम की? बिल्कुल सही, वेरी गुड। आगे चलो,
एक स्टॉक आ जाएगा, एक क्रेडिटर आ जाएगा, क्योंकि उधार पे कुछ खरीदा है। आगे करो, अगला वाला पढ़ के आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो। पेमेंट मेड टू क्रेडिटर इन सेटलमेंट 17,500, वो मैं बता दूंगा मीनिंग क्या है उसका। पेमेंट किया है क्रेडिटर को, ये बताओ। तो जब वापस से कैश लिखने की क्या जरूरत है, अपने पास तो है, ये तो इसमें यूज हो जाएगा। और दूसरा इंपैक्ट, नहीं नहीं, वो उसमें बचा है कैश। पेमेंट मेड टू क्रेडिटर, क्रेडिटर कम नहीं हो जाएंगे, एक इंपैक्ट इसमें चला जाएगा, ये भी है अपने पास। पैसे गए, क्रेडिटर कम भी तो हुए। हाँ चलो आगे। परचेज ऑफ मशीनरी कैश में कौन कौन से नाम आएंगे? वो तो है ही अपने पास, वो भी कहां पे आ जाएगा? हाँ या ना? बस इतने नाम अगर मैं लिख लूं, ये तीन नाम में क्या असेट में लिख लूं और ये दो नाम कैपिटल में लिख लूं, लाइबिलिटी में लिख लूं ना, कैपिटल और क्रेडिटर, तो मेरा पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। लॉजिक समझ में आया? अब देखो, मैं इसको करके दिखाता हूं, ये तो इसका आंसर है, मैं इसको करके दिखाता हूं ताकि तुम्हें फिर थोड़ा समझ में आएगा। देखो, हम इसको आंसर को प्रेजेंट कैसे करते हैं। एक तरफ बना लेते हैं पर्टिकुलर, सिर्फ समझना, बोर्ड पे देखो, अब कहीं नहीं देखना। पर्टिकुलर एक तरफ लिखते हैं असेट इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। फिर इसके नीचे हम इसको इलॉबरेट कर देते, कितनी असेट, पर्टिकुलर की जगह छोड़ देंगे, यहां पे इंफॉर्मेशन आ जाएगी रिगार्डिंग ट्रांजेक्शन। असेट में अपने पास कितनी असेट बनी थी? तीन असेट बनी थी, उनको तीनों को लिख लेते हैं। एक बनी थी कैश, एक बना था स्टॉक, और एक बनी थी मशीनरी। मशीनरी को मैंने ऐसे लिख लिया, इक्वल्स टू कैपिटल, और एक ही लाइबिलिटी आई थी अदर में, कौन? क्रेडिटर। वो पांचों चीजें जो हमने आइडेंटिफाई की थी अभी, वो पांचों हम ले आए इस पे। अब फिर से वो क्वेश्चन शुरू होगा। सबसे पहली इंफॉर्मेशन क्वेश्चन की पढ़ते, तुम बोर्ड पे ही देखो, अब नीचे देखना ही नहीं, मैं ले आऊंगा उसे। ये देखो, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 70,000। अपने को पता है इसमें इंपैक्ट कहां कहां जाएगा। 70,000 रुपए का कैश बिजनेस के पास आया है, तो इसमें सबसे पहले पर्टिकुलर में लिखेंगे, केवल नरेशन क्या हुआ है, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। कैश में क्या होगा, 70,000 रुपीज ऐड कर दूंगा, कैपिटल में 70,000 रुपीज लिख लूंगा, बाकी सब जगह जीरो, जीरो और जीरो। कोई दिक्कत है इसमें? अगली स्टेप पे जाओ, यहां बोल रहा है क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स ₹18,000। क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स ₹18,000, दो अकाउंट, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, एक स्टॉक, क्रेडिट है, क्रेडिटर कितने का, 18,000 का। चलो इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं, यहां पे पहले इंफॉर्मेशन लिखेंगे, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। गुड्स परचेज किए हैं तो 18,000 यहां आएगा, और क्रेडिटर में भी आएगा जितने की उधारी हुई है 18,000। बाकी सब जगह कुछ हुआ ही नहीं, तो मैंने सबको लिख लिया जीरो। अब देखो, यहां से आगे बढ़ने के पहले तीसरा ट्रांजैक्शन सीधा लिख के नहीं करूंगा। अब दो हो गए अपने पास, जब भी दो वैल्यूज हो जाए तो उनको फाइनली कर लो, फाइनल कर लो, एड लेस जो हो रहा है। तो यहां 70,000, ये मैंने टोटल का कॉलम बनाया, इधर टोटल लिख दिया, इधर 70,000 प्लस 18,000 प्लस जीरो इक्वल्स टू 70,000 प्लस 18,000। अब इसको रीड कर सकते हो, पता है ये रीडेबल हो गया है। देखो मैं रीड करके दिखाता हूं,
मेरे पास जो असेट हैं वो दो तरह की हैं, 70 और 18, कैश और स्टॉक। मेरे बिजनेस के कंट्रोल के पास, बिजनेस बोल रहा है मेरे पास दो असेट है, कैश और स्टॉक, टोटल मिला के 88,000 की असेट है। और ये 70 और 18 आए कहां से हैं? वो बोल रहा है मेरे पास इनफ्लो हुआ था आउटसाइडर से और ऑनर से, 70 और 18 का, इसलिए मेरे पास असेट है 70 और 18 की, मेरा कुछ नहीं है। मेरे पास इधर से आया और ये दिख रहा है, देखो ये रहा, और ये मेरी न्यूट्रलिटी है। ये ही अकाउंटिंग इक्वेशन है। रीडेबल हो गया कि नहीं हो गया? इधर से आया और इधर दिख रहा है, ये देखो दिखा रहा हूं मैं, ये टोटलिटी पे दिखा देते हैं हर। अब क्या होगा, आगे अगला ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं। देखो अगला ट्रांजेक्शन क्या हुआ, पेमेंट मेड टू क्रेडिटर इन सेटलमेंट ऑफ 17,500। पहले तो इसका मीनिंग बता देता हूं। हमने क्रेडिटर को उधारी चुका दी, 18,000 की उधारी थी, वो यहां पे लिख रहा है इन सेटलमेंट। सेटलमेंट का मतलब है अब सब सेटल हो गया, अब कोई लेन देन बचेगा नहीं, 17,500 ले और बात खत्म। ऐसा करते हैं ना बिजनेस में, नॉर्मल बात है। 18,000 के हमने दिए, 17,500 और बोले यार अब छोड़ दे, मतलब उससे डिस्काउंट मांगा, उसने दे दिया, भाई बातचीत हो गई है, सेटलमेंट हो गया है, मतलब 500 रुपए उसने छोड़ दिए हैं। ये 500 पे फील क्या है, नुकसान की या फायदे की? सोचो, तुम्हारा बिजनेस है, तुम किसी को 18,000 रुपए देना थे, तुम 17,500 दिया है, ऐसे ही आराम से उसको पढ़ो, सोचो ना, बिजनेस इन्वॉल्व हो जाओ, ऐसे मत सोचो, हवा में नहीं सोचना। हमारे बिजनेस ने पेमेंट किया है 18 की जगह 17,500, फायदा है ना 500। अब ये 500 का फायदा किसको बिलोंग करता है? कोई फायदा हो कोई नुकसान हो, किसको बिलोंग करता है? ऑनर। ये कैपिटल को बढ़ा देगा, है ना? अब चेक करो, देखो अभी हो जाएगा जादू। ये लो, इसको मैं हेडिंग कैसे लिखूंगा, एक सेकेंड, ऐसे नहीं। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि पेमेंट मेड टू क्रेडिटर, ऐसे तो पहले ये पर्टिकुलर में लिख देंगे, पेमेंट मेड इन सेटलमेंट 17,500, ठीक है। अब पेमेंट किया है तो ये तो कैश से गया है, कैश से केवल कितने गए हैं, 17,500, तो माइनस। किसको गए हैं, क्रेडिटर को, तो क्रेडिटर भी खत्म, पता है कितने से खत्म, पूरा खत्म। यही तो बात है, अब कोई लेन देन नहीं है, तो इसको नलीफाई करना ही पड़ेगा ना, तो माइनस 18,000। पर ये तो मैच ही नहीं हो रहा, होगा ना जब तुम बोलोगे कि फायदा हो गया है 500 रुपए का। अब देखो मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सोच के देखो, दोनों साइड पे 17,500 नेगेटिव है कि नहीं है, समझ आया? फिर वही बात है कि दो वैल्यूज हो जाएं तो क्या कर दो, टोटल। दो ट्रांजेक्शन नहीं बोल रहा हूं मैं, यहां दो वैल्यू दिखने लगी ना। अब तुम ये फिर से रीडेबल बना लेंगे, देखो टोटल कर लेते हैं। 70,000 में से 17,500 माइनस कर दो। मेरा माइनस करने का तरीका सुनना, 70 में से पहले 10 उड़ाओ, 17,500 उड़ाने ना, सीधे एक साथ मत करो। 70 में से 10 गए 60, 60 में से 7 गए 53, 53 में से 500 गए 52,500। कोई दिक्कत है? तरीका समझ में आया कि नहीं आया? तुमने 17,500 फिगर देखा था, इसमें 10,000 है, फिर 7,000 है, फिर 500 है। मैंने 3 स्टेप में उड़ाए हैं। 70 में से पहले 10, तो 60 बचे, उसमें से 7, तो 53 बचे, उसमें से 500, तो 52,500 बचे। अभी भी नहीं आया समझ? मैं ये कह रहा हूं, एक मिनट इसको पॉज कर दूं, डोंट वरी। ये देखो, तो ये 52,500 समझ में आ गया। फिर ये 18,000 पे तो कोई इंपैक्ट ही नहीं आया, तो ये 18,000 तो अपने इंटैक्ट है वैसे के वैसे ही, और जीरो। अब यहां पे देखो 70,500 हो गए, और ये तो जीरो हो गया। अब ये रीडेबल है। अब केवल ऑनर के ही पैसे ना बिजनेस में, देखो बाकी के तो किसी के है नहीं। और वो 70,500 रुपए कैसे बटे हुए हैं पता है?
उसमें से हम कहेंगे हमारे पास कैश पड़ा है 52,500 का और 18,000 रुपए का पड़ा है स्टॉक। ये हिसाब है। तो एनी गिवन डे एनी ट्रांजैक्शन के बाद आप हिसाब ले लो क्या चल रहा है हमारा पास। आपका पैसा है, बाहर वालों का भी है, और कहां है, कौन सी एसेट में लगा हुआ है, आया अकाउंटिंग कैसे रिकॉर्ड है और कैसे वो इंफॉर्मेशन देता है। हाँ, उसका फील आना चाहिए। वो मैकेनिकल होके नहीं पढ़ना है। अब देखो अगली इंफॉर्मेशन पढ़ लेते हैं। ये तरीका कठिन लग रहा है क्या जो मैं कर रहा हूं? परचेज ऑफ मशीनरी फॉर कैश 20,000। आपने कैश में मशीन खरीद ली, कैश दे के मशीन खरीद ली। दो अकाउंट आ गए होंगे, वो अपन ने बना ही रखे पहले से, एक मशीन में और एक कैश में। दो जगह इंपैक्ट आएगा। ये देखो मशीन अपने पास अभी तक 0 चला आ रहा था, पर हमने उसको बना के रखा था पहले ही पढ़ के क्या आएगा। अगर हम इसकी जगह नहीं रखते और ये बाद में आ जाता तो, इसलिए सीधे क्वेश्चन नहीं करते, पहले सारे नाम लिख लेते हैं। अब रीजन समझ में आया, वो लॉजिक। अब यहाँ पे बढ़िया से 20,000 रुपए की मशीन आ जाएगी और ये कैश से खरीदी है तो 20,000 रुपए का कैश कम हो जाएगा। कोई डाउट है तो बताओ। जब कम होता है तो ध्यान रखना, ब्रैकेट लगा लेना ताकि ये समझ में आए कि नेगेटिव है। यहां तो कोई इंपैक्ट आया ही नहीं। अरे इससे काय की लायबिलिटी बनी, पैसे दिए मशीन खरीदी, इसमें काय की लायबिलिटी, काय की इनकम, कुछ भी नहीं है। आगे चलते हैं। अच्छा इसको लिख तो नहीं, इसको कैसे लिखेंगे? मशीन परचेस्ड फॉर कैश। कोई डाउट है? इसके बाद क्या हो गया इसका इंपैक्ट डाल दो। फाइनल टोटल क्या बना हमारा? 52,500 माइनस 20,000, 32,500। हाँ या ना? सीधा 20 माइनस कर लो ना, वो तो इजी था। और 18 तो बचा ही है, इस पे कोई अंतर नहीं आया, और 20 की मशीन हो गई। यहाँ पे इसके पैसे में भी कोई अंतर नहीं। अब 75,500 रुपीज कैसे दिख रहे हैं हमारे बिजनेस में? हमारे पास 3 असेट दिख रही है, कैश, स्टॉक और मशीन। तो हमारे 70,500 यहां लगे हैं और बिजनेस के पास ऐसे ऐसे होल्ड है। कोई डाउट? न्यूट्रलिटी समझ में आई बिजनेस की? ये ऐसा फॉर्मेट तुम्हें मैं प्रैक्टिस करने को बोलूंगा तो कर पाओगे? वो प्रॉफिट वाला एलिमेंट या गेन वाला जब भी एलिमेंट आएगा या लॉस वाला एलिमेंट आएगा वो किसको बिलोंग करेगा? ऑनर को। वो हमने कैपिटल में डाला है, जैसे ये देखो इस बार 500 डाला है। अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने वो सेल ऑफ गुड्स वाले केस में समझाया था, वो प्रॉफिट था 10,000, वो उधर डाल दिया था, ऑनर को चला जाता है वो। ऐसी कभी इनकम एक्सपेंस का भी इंपैक्ट आएगा तो अल्टीमेटली इनकम एक्सपेंस प्रॉफिट या लॉस बनाएगी। इनकम से प्रॉफिट होते हैं तो इनकम से कैपिटल बढ़ जाएगी, एक्सपेंस से लॉस होते हैं तो लॉस से कैपिटल कम हो जाएगी। तो इनकम एक्सपेंस प्रॉफिट लॉस सब किसमें डंप कर दो? कैपिटल में। पर क्या ये अकाउंटिंग कर रहे हैं सर? नहीं, ये सिर्फ समझ रहे हैं। जब सच में अकाउंटिंग करेंगे तो ऐसा डंप करेंगे ना ना ना, रेंट अकाउंट आएगा, सैलरी अकाउंट आएगा, परचेज अकाउंट आएगा, सेल अकाउंट आएगा, फिर ऐसा डंप नहीं होगा। पर समझ में आया? पर ये चैप्टर थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लें फिर आएंगे अकाउंटिंग पे। ठीक है, बहुत इजी हो जाएगा फिर ये चैप्टर, अगर ये थोड़ा समय समझ में आ रहा है तो। भाई फटाफट खत्म होने वाला है। देखो मैं दिखाता हूं कितना इजी है। इसका प्रेजेंटेशन तो देखो, ये क्या हमने जो किया उससे अलग कर रखा है इसने? सेम है ना? टेक्निक बता दी मैंने, क्या करता है वो, कैसे करता है। ठीक है, अब मुझे एक काम करो, एक फोटो और की। तो सबसे पहले हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कौन कौन से अकाउंट बनेंगे। तो पहले केस में बन जाएगा कैश एंड कैपिटल, दूसरे केस में बन जाएगा फर्नीचर और कैश, तीसरे केस में बन जाएगा महेश, क्योंकि वो क्रेडिटर है उसका नाम लिखा है तो नाम यूज करेंगे, और स्टॉक। अगले केस में बन जाएगा सोल्ड गुड्स, मतलब स्टॉक कम होगा तो एक तो स्टॉक। दूसरा मोहन का नाम आ सकता है पर उसने तो लिखा है हमने कैश में किया तो मोहन का नाम नहीं आएगा क्योंकि पैसों का लेन देन हो गया। एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस,
मतलब हरीश ने और पैसे दिए, फिर से कैपिटल और कैश। हाँ या ना? जल्दी हो रहा है तो बताओ। आगे देखो, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, ये है मजेदार एंट्री, ये इनकम है। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, क्या ये इनकम है? इसको पढ़ के सोचो। आपको कमीशन मिला और एडवांस में मिल गया, ये लायबिलिटी है। मैं तुम्हारी फीस एडवांस में ले लूं तो मेरे ऊपर फ्यूचर ऑब्लिगेशन टू पे एंड परफॉर्म आएगी। मेरा राइट टू रिसीव नहीं है ये, एडवांस लिया है मतलब कोई ये राइट टू रिसीव था क्या? ये ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म नहीं है इससे रिलेटेड। आज इनफ्लो लग रहा है पर ये इनफ्लो ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म दे रहा है। पैसे आए कैश, और ये लाइबिलिटी बनेगी एडवांस कमीशन। समझ में आई बात की नहीं? एडवांस कमीशन और कैश। आराम से सुनना, इसको मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, ठीक है? कल इस पे मैं बहुत डिटेल में बात करूंगा और ये दिमाग में सेट हो जाएगा चीज की कैसे ये लाइबिलिटी बनी। याद है, इसीलिए मैंने लाइबिलिटी में, और वो नोट लिख के लाना, उसमें कैटेगरी लिखा रखी है। उसमें कैटेगरी थी लाइबिलिटी में इनकम से रिलेटेड, एडवांस इनकम। हर एडवांस इनकम जो बाद में इनकम हो सकती है जब मेरा राइट बनेगा, पर जब मुझे एडवांस मिलता है कोई चीज तो वो लाइबिलिटी है। तो हर एडवांस इनकम लाइबिलिटी होती है। जब तक राइट टू रिसीव नहीं है तब तक वो मेरी नॉर्मल इनकम नहीं है। आया ये समझ आया? कुछ कुछ कैश और एडवांस देखो उसने बना रखा है, देखो नीचे देखो आंसर में कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस का एक कॉलम लाइबिलिटी में लिख रखा है। वो इनकम नहीं थी, इनकम होती तो कैपिटल में बढ़ जाती। आगे चलो, पेड टू क्रेडिटर, ऊपर महेश क्रेडिट पे खरीदा था वो, तब वो महेश का नाम बन गया होगा। आज पेमेंट करेंगे तो आज महेश को पेमेंट हो जाएगा, वो कम हो जाएगा वापस से। अब आया ना समझ? आ रहा कैसे चलती चीजें? पहले वो बना, फिर उसका पेमेंट कर दिया तो वो खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। उसने बोला सेटलमेंट में पेमेंट किया है। ऊपर देखो उधारी कितने की बनी थी? 25,000 की, देखी? और सेटलमेंट कितने का हो गया? केवल 22,500 का। मतलब 2,500 रुपए डिस्काउंट मिला कि दिया? मिला। मिला तो गेन। वो 2,500 कहां दिखने चाहिए? हाँ, चेक करो वो वाला नीचे जाके, पेड टू क्रेडिटर 2,500 फुल सेटलमेंट में, कैपिटल में आए 2,500, देखो वो 25,000 से गायब, कैश केवल 22,500 गया, और फायदा हो गया 2,500 रुपए का, वो कैपिटल में गया। उसने कैपिटल आखिरी में लिखा है, हाँ, उसने वो पोजीशन वहां बना दी, उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। लाइबिलिटी प्लस कैपिटल वही साइड है। कोई दिक्कत है यहाँ पे तो बताओ। आया समझ आया? अगला देखो, ये मजेदार था, एक कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस है ना, और ये वाला तो हमने पीछे के क्वेश्चन में किया है, वही था, पर सीखने का है। सोल्ड गुड्स, ये कहानी मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूं। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 15,000 फॉर 18,000, 15,000 का माल कितने में बेच दिया? 3,000 का क्या हुआ है? वो तो पक्का कहां जाएगा? चेक कर लो, गया। स्टॉक से कितना कम होना चाहिए? स्टॉक से, हाँ। अब टोटल सेल हुई है 18,000 की, कहानी आगे समझो, फिर से पढ़ना। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 15 फॉर 18, आउट ऑफ विच 5 रिसीव्ड इन कैश। मतलब वो जो 18,000 आने वाले थे उसमें से 5,000 कैश में आए, तो बाकी का क्या रह गए? उधार। इस प्राणी को बोलेंगे डेटर। ये असेट है, ये बाद में हमें उधारी चुकाएगा, फ्यूचर रिसीवेबल, डेटर बनेगा। इस नाम, इस क्वेश्चन को पढ़ के पता चला डेटर बनेगा। पता है डेटर में कितने आएंगे? 5 कैश आए 18 में से, तो डेटर में कितने आएंगे? 13,000, वो बाद में आएंगे। चेक करो, डेटर बनाया, फिर नीचे 13,000 रुपए लिखे, आए उसमें 13,000। देखो उस इक्वेशन को, देखो जिस दिन वो बनी, 3,000 का अपन बोल रहे थे श्योर शॉर्ट प्रॉफिट है, वो गया कैपिटल में, स्टॉक में से 15 ही कम हुए हैं, और 18 दो हिस्सों में है हमारे पास असेट में, 5 कैश में, 13 डेटर में, हो गए ना 18 का हिसाब। कोई दिक्कत है? आगे चलो,
डेप्रिशिएट फर्नीचर 10%। चलो इस क्वेश्चन पे ही कहानी खत्म करते हैं। डेप्रिशिएट का मतलब क्या होता है? डेप्रिशिएट करने का मतलब होता है लॉस होना वैल्यू में। जो हमारी फिक्स नेचर की एसेट होती हैं उनमें नुकसान होता है, हम तो उसे यूज करते रहते हैं। सपोज ये फर्नीचर मैंने 1 साल पहले खरीदा 10,000 रुपए का, तो क्या ये आज भी 10,000 रुपए का है? तो ड्यू टू यूसेज, वियर एंड टियर, पैसेज ऑफ टाइम, इसका जो लॉस है उस लॉस को अकाउंट्स की भाषा में बोलते हैं डेप्रिसिएशन। जब भी कोई एसेट हम खरीदते हैं उसको इस्तेमाल करने की वजह से, टाइम बीत जाने की वजह से उसमें जो वैल्यू में लॉस आता है उस वैल्यू लॉस को हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। वो बोल रहा है हमारे पास एक फर्नीचर था, वो 10% डेप्रिशिएट हो गया, मतलब उसकी 10% वैल्यू क्या हो गई है? कम। ऊपर देखो हमारे पास फर्नीचर हमने खरीदा कितने का? 20,000 का। उसका 10% कितना होगा? 20,000 का 10% कितना होगा? तो 2,000 रुपए का लॉस हुआ। बताओ लॉस किसका? गेन उसका, तो लॉस उसका। तो 2,000 रुपए लॉस किसी सीधे कहां जाने ही चाहिए? बताओ लॉस। और कहां जाने चाहिए? फर्नीचर लॉस हुआ है तो वो तो 20 पे लिखा है, उसको 2 माइनस करके किस पे लाना पड़ेगा? 18 पे। तो देखो लास्ट एंट्री, फर्नीचर को लाए 2,000 माइनस करके, वो 20 पे आ रहा था ऊपर से, वो टोटल में आ जाता है अपने आप कितने पे खड़ा है, वो 2 माइनस हो गया। और उधर देखो कैपिटल में भी 2 माइनस हो गया। कहानी एंड में कहां आ गई? ऑनर का कितना पैसा बचा वो भी दिखेगा, और कौन सी लायबिलिटी है वो भी दिखेगी, और कौन कौन सी एसेट है उसके बदले में वो भी दिखेंगी। कठिन है क्या? तो बताओ। पक्का इसको प्रैक्टिस करके आ सकते हो? ये लेक्चर मैंने रिकॉर्ड कर दिया है।